Here is the series to help you all to think logically and to derive the question logically in a time bound manner. ठीक है, इस सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द ट्रिक्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अ प्रैक्टिकल वे टू सॉल्व दिस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. सो यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर 5 to 10 minutes एंड आप मेरे अप्रोच से अगर आप ट्राई करते हो या अपने दिमाग को रन करने की कोशिश करते हो इस अप्रोच से, तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस आप सॉल्व कर पाओगे. मोस्ट ऑफ द मतलब ये है कि एजम्पशंस के जो क्वेश्चन होते हैं दैट आर अ बिट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. So this does not apply to assumption question, but most of the question relating to crux, inference, logical inference logical inference, all of these questions can be solved with more than 95% accuracy. So I am going to tell you the approach how to solve this question. Now, this is the passage 1 as we see. आज हम 2023 के एग्जामिनेशन से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ओनली. सो दिस इज अ मार्क्स फेचिंग टॉपिक. सो लेट अस सी. सो पैसेज 1 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, बट बिफोर रीडिंग द पैसेज लेट अस स्ट्रेट अवे, ये हमें हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है कि बिफोर रीडिंग द पैसेज वी विल रीड दी ऑप्शंस, क्योंकि हमें ये नहीं जानना है कि पैसेज क्या बोल रहा है. पैसेज वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द पैसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्जर्व दी ऑप्शंस कि ऑप्शंस हमें क्या बोल रहा है, एंड देन वी विल रीड द पैसेज सो दैट हमारा माइंड पैसेज में गिवन ऑप्शंस, क्वेश्चन में गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही पैसेज से आंसर फाइंड करने के लिए अपने आप को ट्रेन करें. ठीक है. Now, this question is asking about which of the following statement best reflects the most rational, practical, and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders. ठीक है. It is regarding the distribution of water to stakeholders. Now, मैं आपको बताऊंगा eliminate कैसे करते हैं ऑप्शंस को. Let us read the first option. A national, pragmatic, legal, and policy framework for water allocation should be made. हमेशा जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो या जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, हमेशा यू शुड हैव दैट सेंस कि वो ऑप्शन बहुत ब्रॉड बेसिस पे बात करे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए उसकी. इट शुड बी ब्रॉड. सो यहाँ पे नेशनल लीगल पॉलिसी की बात कर रहा है फॉर वाटर एलोकेशन. सो इट इज़ अ ब्रॉड अप्रोच एंड इट रिक्वायर्स पॉलिसी मेकिंग. ठीक है. प्रेगमेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर रहा है ये. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफायर्स क्रिएटेड. आपको नहीं लग रहा है कि स्टेटमेंट एक्सट्रीम है? बिल्कुल एक्सट्रीम है. ऑल रिवर सिस्टम, दिस ऑल का मतलब क्या है? ऑल मतलब जितने भी रिवर्स हैं सबको लिंक करना है. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ अ बिट एक्सट्रीम स्टेटमेंट. एंड ये कौन से स्टेटमेंट एक्सट्रीम है और कौन से नहीं है, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस से आएगा. ये मैं आपको बोल दूं कि आप 2 सेकंड में इसको पता कर पाओगे, वो नहीं होने वाला. ठीक है. मैं आपको पैसेजेस जब पढ़ूंगा, जब ऑप्शंस पहले पढ़ूंगा, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल गेट ट्रेन टू एलिमिनेट टू फाइंड दीज काइंड्स ऑफ एक्सट्रीम वर्ड. तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट साउंड्स अ बिट एक्सट्रीम. क्योंकि अगर ऑल का मतलब सब होता है, ठीक है, अगर एक भी एक्सेप्शन आ गया तो ये आंसर तो हमारा गलत हो जाएगा. आप मुझे बताओ, क्या यूपीएससी रिस्क लेगा क्या इस तरह के क्वेश्चन बना के? नहीं लेगा ना. नेक्स्ट देखते हैं. वाटर चैनल बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिशिएट शुड बी क्रिएटेड. ऑब्वियसली हो सकता है, प्रैक्टिकल है ये ऑप्शन. टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी reduced. अब शुड बी reduced, वी नो दैट इंडिया इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. मोस्ट ऑफ द पीपल डू एग्रीकल्चर इन इंडिया. ठीक है. सो ये बोल रहा है कि वाटर क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए हमारा जो मेन सेक्टर है, जो 71% लोग जिसमें एम्प्लॉय किए हैं जिस सेक्टर ने, उस सेक्टर को ये बोल रहा है कि उसके वाटर की डिमांड को आप रिड्यूस कर दो, इंडस्ट्री की भी डिमांड रिड्यूस कर दो. भाई तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? वाटर तो चाहिए, एंड वाटर का लार्जेस्ट यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस होता है इंडिया में. तो कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है. सो यहाँ से मेरे दिमाग में एक पॉइंट तो बन गया कि हम ऑप्शन बी एंड डी को स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं. चलो ठीक है. आप में से बहुत लोग अब ये बोल सकते हैं कि भाई ऐसा तो आप आंसर देख के पहले बता सकते हो कि क्या आंसर होगा. बट आप मेरी बात सुनो, अगर आप इस अप्रोच से नहीं भी जाते हो तो आप क्रक्स निकाल लो. इसका क्रक्स क्या है?
पॉलिसी की बात की है फर्स्ट ऑप्शन में कि देयर शुड बी अ प्रैग्मेटिक पॉलिसी। यहाँ क्या बात हुई है, यहाँ बात हुई है लिंकेज की। ये पॉइंट्स को नोट करते जाना बस। यहाँ पे क्या बात हुई है, वाटर चैनल की, मतलब कि इसमें भी लिंकेज की बात हो रही है, वाटर चैनल बनाने की बात हो रही है, एंड सरप्लस वाटर को स्टोर करने की बात हो रही है। एंड यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि डिमांड को हम रिड्यूस कर दें, ठीक है, डिमांड सेक्टर की डिमांड को हम रिड्यूस कर दें। नाउ हमें पहला पता चल गया, पहला ऑप्शन इज अबाउट पॉलिसी, दूसरा इज अबाउट लिंकेज, तीसरा चैनल, चौथा इज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ डिमांड। लेट अस नाउ स्ट्रेट मूव टू द पैसेज। एक बार पैसेज पढ़ेंगे, देखना क्लियर हो जाएगा। Passage क्या है हमारा, let us read. We often hear about the conflicts among the different states in India over the over river waters. Of the 20 major river system, 14 are already water stressed. तो इसने बता दिया कि water stress है। 75% of the population lives in water stressed region, a third of whom live in the water scarce areas. तो ये बता दिया water की shortage है, water scarce area है। Climate change, the demands of rising population and the need for agriculture to keep pace. लास्ट ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देयर इज अ नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस, एंड फॉर एग्रीकल्चर टू ग्रो वी नीड वाटर। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की बात कर रहा है ये पैसेज, ठीक है। दिस पैसेज इज टेलिंग टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर, नॉट मिटिगेट की। ये तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर का डिमांड ही रिड्यूस कर दो वाटर की क्राइसिस मिटिगेट करने के लिए। डी ऑप्शन मैं यहीं से एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। यहां पे मुझे ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, नाउ rising population and the need for agriculture to keep pace, an increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. According to the Constitution of India, water is a state subject. स्टेट सब्जेक्ट की बात क्या हो गई, मतलब आपको पता होगा शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 इज रिलेटेड टू फेडरलिज्म, मतलब क्या, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड नॉट दैट ऑफ द यूनियन, मतलब यूनियन तो डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकता एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। तो इसका क्या मतलब है कि स्टेट का से है, सेंटर का सिर्फ से नहीं है, एक्सप्लिसिटली ये पैसेज में बात करी गई है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा जा रहा है, ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफायर्स क्रिएटेड। रिवर का लिंकेज कैसा होगा, यूनियन के पास तो सिर्फ इंटर स्टेट वाटर का कंट्रोल है, ऑल रिवर सिस्टम के लिए स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। वो तो पैसेज ने बता दिया आपको, सेकंड तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे बी एंड डी एलिमिनेट हो गया। अब हमें क्या पता करना है कि ये पैसेज पॉलिसी मेकिंग पे है या वाटर सरप्लस वाटर को यूटिलाइज करने के ऊपर है। अगर आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आपको पता चल गया होगा कि पैसेज के शुरू में ही वाटर स्ट्रेस की बात करी गई है, सरप्लस की तो बात ही नहीं की गई है। बट नेक्स्ट थोड़ा सा चैप्टर पैसेज पढ़ेंगे तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ, key to ensuring balance between the competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst the constituent region and the state. Allocating fair share of water to them requires assessment based on objective criteria such as specificities of the river basin, size of the dependent policy. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कि असेसमेंट चाहिए। असेसमेंट का क्या मतलब है, असेसमेंट का मतलब है पॉलिसी बनेगी तभी तो पता चलेगा कि एक्सेसिव सरप्लस वाटर का एरिया क्या है। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर इतनी कैपेसिटी है किसी स्टेट के पास या रीजन के पास, तो दैट रीजन शुड बी कंसिडर्ड एज द सरप्लस वाटर एरिया। और या इतना अमाउंट है या इतना क्यूसेक ऑफ वाटर का फ्लो है अगर किसी रीजन के पास, तो वो डिफिशियंट होगा। तो ये क्या बोल रहा है, अ पॉलिसी इज नीडेड। क्लियरली यहाँ पे पैसेज से पता चल रहा है कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द पैसेज। नाउ अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आप मेरे अप्रोच को समझोगे। दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे। कोई मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ। एंड हाँ, एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दी एस्पेक्ट कि किस तरीके से आप सोच सकते हो। अगर समझ में आ रहा होगा तो डू कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि हाँ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे इसका ए होगा, ठीक है। यही सेम टेक्निक अब हम सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। best reflect the statement that is implied by the passage. Now पहले हम passage नहीं पढ़ेंगे, let us all read the options first.
एडुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज, बिल्कुल हो सकता है, दिस इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट। अभी ये हमें देखना पड़ेगा कि कितना रूरल एरियाज पे ये पैसेज कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ आवर। यस, अभी तो ये देखो रूरल एरिया की बात कर रहा है, बट दिस स्टेटमेंट इज इवन ब्रॉडर देन द फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ रूरल थोड़ी, अर्बन एरियाज में, वो तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए ना ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, बट दिस इज मोर ब्रॉडर। तो ये चलो हम इसको भी मान के चलते हैं, सेकेंड वाला तो हमारा और ब्रॉडर है, तो ये भी आंसर हो सकता है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन। अभी आप मुझे बताओ, मैंने आपको एलिमिनेट करने का बताया, ओनली स्किल्ड वर्कर्स, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सिर्फ स्किल्ड वर्कर की चाहिए, अनस्किल्ड की नहीं चाहिए क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग इन इंडिया बिलोंग्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये तो सिर्फ स्किल सेक्टर की बात कर रहा है, स्किल वर्कर की बात कर रहा है। मैं स्ट्रेट अवे पैसेज भी नहीं पढ़ूंगा, इस ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि दिस इज शोइंग एक्सट्रीम, ओनली स्किल्ड वर्कर्स कभी भी नहीं हो सकता आंसर। आई कैन चैलेंज यू, अब जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आप सबको उठाओ, आप सबको ट्राई करो, कभी भी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आंसर नहीं होंगे। एक आधे केस में कभी हो सकते हैं व्हेन द यूपीएससी इज ट्राइंग टू गो ऑन द टफर साइड, बट 99% केसेस में दिस एक्सट्रीम ऑप्शंस यू विल हैव टू एलिमिनेट टू कम डायरेक्टली टू द आंसर। सी मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, अभी तक मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, बट सी ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज इसमें बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। For rapid economic growth, as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. Now, ये भी ऑप्शन हमारा हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो शोइंग ब्रॉड एंड सेंस। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एडुकेशन सिस्टम इन रूरल एरियाज, सो एडुकेशन का कॉन्सेंट्रेशन इसने कर दिया रूरल एरियाज पे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सेकेंड पैसेज इज रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड द थर्ड इज बात कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो ये चलो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, आई विल ऑल्सो टेल यू द अल्टरनेटिव वेज टू सॉल्व। मेरे को इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए शायद पैसेज भी ना पढ़ना पड़े, बट वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप बोलोगे पता नहीं आप कैसे बता रहे हो, सो वो प्रोसेस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अभी लेट्स स्टिक टू दी ऑप्शंस एंड देन हम पैसेज पढ़ेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू डिकोड दी आंसर, ओके। नाउ लेट अस सी, पैसेज नंबर 2 है ये। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मेन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम अनीमिया। According to the studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be. As a result thereof, India has also the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million workdays to the country annually. But what is just important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnutrition Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. अभी देखो इतने ही पार्ट से आपको पता चल गया कि health is being related to what? It is skill, outcome। हेल्थ को यहाँ पे आउटकम से रिलेट किया जा रहा है। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर, दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज एंड it is one that really should be addressed given India's demographic outlook। आप मुझे बताओ इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में रूरल एरियाज की बात किधर हुई है? कहीं पे भी नहीं हुई है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन देखो, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड, ये तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ आवर। पैसेज में बात हुई है अनीमिया के बर्डन की, पैसेज में बात हुई है ट्यूबरकुलोसिस के बर्डन की, तो ये हेल्थ का एस्पेक्ट है। हेल्थ इज बीइंग लिंक्ड टू द स्किल, ठीक है। अगर बच्चों में, अगर स्मॉल एज पीपल में, स्मॉल एज के बच्चों में हेल्थ का जो एलिमेंट है दैट वुड बी नरिशमेंट अगर होगी हेल्थ में, देन इट विल लीड टू इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव आउटकम। सो इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द स्किल डेवलपमेंट। ये वाला ऑप्शन तो हेल्थ का सारा जितना भी आउटकम था इसको तो गायब ही कर दिया इसने। ऑप्शन डी देखो, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन्विसेज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। एब्सोल्युटली हेल्थ की बात की गई है यहाँ पे। हेल्थ
इज रिलेटेड टू दिस स्किल। आप देखो पैसेज का स्टार्ट कैसे हुआ है, पैसेज का स्टार्ट ही हुआ है अनीमिया, अनीमिया की डिफिशियंसी, ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन। सो मेन पैसेज इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड हाउ इट इफेक्ट्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक आउटलुक, एंड दिस अल्टीमेटली लिंक किया गया क्या है, फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स। ओके, सो हेल्थ इज बीइंग लिंक्ड टू इकोनॉमी। सो मेरे हिसाब से आपको इस आंसर में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि इसका आंसर हमारा डी होगा। क्यों? मैंने आपको एग्जैक्टली पैसेज देख के ये बताया है एंड आपको ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, लेट अस नाउ मूव टू द थर्ड पैसेज। चलो थर्ड पैसेज भी वैसे ही करेंगे हम, प्रोसेस में चेंज नहीं करूंगा। हाँ, मोर फ्रीक्वेंट, मोर मोर और जल्दी जल्दी कैसे आंसर हमें देना है उसके रिगार्डिंग मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, बट हमारा अप्रोच प्रैक्टिकल ही रहेगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी यूट्यूब पे देखी हैं जिसमें भाई ये ट्रिक लगा लो, ट्रिक मैटर नहीं करती है भाई, एग्जाम टाइम पे कोई ट्रिक मैटर नहीं करती है। ठीक है, एग्जाम टाइम में प्रैक्टिकली इंसान को सोचना पड़ता है, एंड ये खुद बोलता है पेपर कि यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू द मीनिंग दैट इज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ट्रिक्स नहीं, पैसेज को देख के बताना है। अभी देखते हैं, चलो ऑप्शन, सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, पैसेज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड द मिटिगेशन रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अभी क्या है, ये बर्डन डायरेक्टली गवर्नमेंट पे डाल रहा है, लेकिन ठीक है चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये हो सकता है। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री, चलो ये भी देखते हैं। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजंस, हो सकता है। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट शुड कम अप विथ पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। मिटिगेट नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंट हम नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को, क्यों नहीं भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, मिटिगेशन क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। डी स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, इसको तो मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा। इसने सीधे बोला है मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल। कैसे मिटिगेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, हो सकती है ना, ऑब्वियसली हो सकती है। डी मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास कौन से ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन हमें क्या बता रहा है, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। स्टेटमेंट ये भी एक्सट्रीम है, क्योंकि क्या मिटिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है क्या, पीपल का रोल नहीं होगा उसमें, बिल्कुल होगा। क्या गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है क्या? अगर सैनिटेशन की बात करें, कोई कचरा फैला रहा है तो क्या गवर्नमेंट का ही काम है क्या कि डेली रात में आके गवर्नमेंट की गाड़ियां आके उस कचरे को साफ करेगी? एज एन इंडिविजुअल हमारी एज ए सिटीजन कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है क्या? ये भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, बट इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ बीइंग गिवन दैट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन मुझे बेसिक से बताना है, वरना तो मैं ये स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा इसको कि ये भी एक्सट्रीम है। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, अभी ये दिस इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमें बता रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड यूज की पॉलिसीज में गवर्नमेंट को चेंज करना है। एंड दिस इज रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम टू टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजंस। तो देखते हैं अब, दिस थर्ड वाला पॉइंट इज रिलेटेड टू फार्मर्स एंड उनके डिसीजन मेकिंग को चेंज करना, एंड द बी पॉइंट इज मोर concentrated on the climate change. Let us read the paragraph now. In India, majority of farmers are marginal and small, less educated and possesses low adaptive capability to climate change, perhaps because of the credit and other constraint. So one cannot expect the autonomous adaptation to climate change. अभी इसने बता दिया फार्मर्स के ऊपर से, इसने बर्डन हटा दिया पैसेज में, फर्स्ट लाइन में इसने क्या बोला, फार्मर्स बीइंग कि वो हाईली एडुकेटेड नहीं होते हैं, वो अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, सो ऑटोनॉमसली वो अडेप्ट नहीं कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। इसका मतलब क्या, हमें सब फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, कह रहा है कि इवन इफ दिस अडेप्टेशन वॉज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशियंट टू ऑफसेट लॉसेज फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। जितना नुकसान हो चुका है, जितना लॉस क्लाइमेट चेंज से हो चुका है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑफसेट एब्सोल्युटली। To deal with this, adaptation to climate change is paramount alongside a fast mitigation response. ठीक है, mitigation की भी बात की इसने। Another solution is to have a planned or policy driven adaptation which would require the government to come up with a policy recommendation climate change के regarding policy। ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन में क्या था कि गवर्नमेंट लैंड यूज का क्लाइमेट, इसी तरह से तो कुछ ऑप्शन था ना हमारा, क्या था, क्लाइमेट चेंज कॉजेज द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज।
लेकिन अभी तक जो हमने यहाँ तक पढ़ा है, अनदर सॉल्यूशन, इस पॉइंट तक हमने पढ़ा है, यहाँ पे लैंड यूज की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। परसेप्शन इज अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर अडेप्शन। Whether the farmers are adapting agricultural practices to climate change depends on whether they perceive it or not. Still, this passage is supporting farmers and it is supporting the cause of the farmers कि हाँ उनके लिए adaptation is not easy. However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk association with the climate change. Now, this chapter is all about, this passage is all about farmers, their adaptation to what? Adaptation to climate change. ठीक है, ये सारा का सारा पैसेज इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली, चलो मान के चलते हैं पहले हमारा ये ऑप्शन नहीं भी सही था, या हम इसको कंसिडर कर रहे थे कि ये आंसर हो सकता है। क्या ये अब आंसर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट पे तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया गया। कॉन्सेंट्रेट कहाँ? फार्मर्स अडेप्टेशन टू व्हाट? टू क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज। लैंड यूज की तो कहीं पे भी बात नहीं हुई पैसेज में। लैंड यूज पैटर्न ऑफ द कंट्री, इन द कंट्री, कहीं पे भी बात नहीं हुई। ए एंड डी तो यही, मैंने बी तो यही एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट इज रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजंस। ऑब्वियसली, कैसे लिंक किया? फार्मर्स को लिंक किया, यहाँ पे देखो क्लियरली पैसेज में दिया है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये अप्रोच बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। फार्मर्स को लिंक किया है लेस एडुकेटेड, लो अडेप्टिव कैपेबिलिटी। ठीक है, क्यों? उसका रीजन भी बता दिया, क्रेडिट रीजन है, अदर कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो देयर। एंड ऑप्शन देखो क्या बता रहा है, ऑप्शन है रिस्क परसेप्शन फॉर फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम। मोटिवेट उनको करना पड़ेगा अडेप्टेशन डिसीजन के लिए। जो क्लाइमेट्स उनका लॉस हुआ है और होने वाला है वो उनको बताना पड़ेगा। क्लियरली दिस पैसेज इज अबाउट फार्मर्स, इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट इज अबाउट अडेप्टेशन। फार्मर्स एंड अडेप्टेशन सी ऑप्शन में है हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मिटिगेशन नॉट पॉसिबल की तो बात ही नहीं की गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं इतना आपको एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका माइंड एक सर्टेन तरीके से काम करे व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। नाउ बिजनेसेस दैट कॉज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर। ब्रॉड स्टेटमेंट है, हो सकता है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यस दिस आंसर कुड बी पॉसिबल। द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब मुझे ये बात बताओ, क्या ऑप्शन ने बोल दिया? इस ऑप्शन ने हमें क्या बोल दिया? इस ऑप्शन ने हमें यहाँ पे क्लियर कर दिया कि दिस इज रिलेटेड ओनली टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस ऑप्शन में हमने क्या, हमें क्या बोल दिया? इट इज ओनली सॉल्यूशन, ओनली की बात कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था? ओनली तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इसको मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा आंसर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। बिल्कुल हो सकता है। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखते हैं, अब पहला चैप्टर किससे है? पहला हमारा ऑप्शन इज रिलेटेड टू द बिजनेसेस, इट इज रिलेटेड टू द बिजनेसेस। दिस इज रिलेटेड टू कार्बन एमिशन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब यहाँ पे सेकंड हमारा कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे टू आइडेंटिकल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात है, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात है। तो दिस इज 110% श्योर कि ऑप्शन या तो सी आंसर होगा या तो डी होगा, क्योंकि दीज टू ऑप्शंस आर आइडेंटिकल एंड कंफ्यूजन के लिए दो ऑप्शंस बनाए गए हैं। बिजनेसेस की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। लेट अस नाउ रीड द passage. The emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change, meanwhile, could make a future transition away from fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effects of the unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcome will fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. अभी लास्ट में इसने बिजनेस की बात कर ली, ठीक है।
बट ऑप्शन किस पे है? द पैसेज इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड फ्यूचर ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इस पैसेज में बोल दिया कि टेक्नोलॉजिकल चेंज could make a future transition away from fossil fuel, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission or suffering to the effects of unabated warming. And this is related to टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। Next is waiting to deal with the carbon emission. Certain technology improves is not a wise strategy. Next is since future technological change is uncertain, new industry should be based. Industry की बात कहाँ हुई है पैसेज में? पैसेज is straight away related to technology and fossils. इंडस्ट्री की बात कहाँ हुई है इस पूरे पैसेज में, मुझे ये बताओ। बिजनेसेस की बात हुई है, यहाँ पे कहीं पे भी इंडस्ट्री मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जब इंडस्ट्री मेंशन नहीं है तो आप क्यों ज्यूम करोगे कि इंडस्ट्री का कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। बट ये जरूर दिया है इस पैसेज में कि वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी, क्योंकि अनअबेटेड वार्मिंग होगा, यहाँ पे मेंशन्ड है अनअबेटेड वार्मिंग होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका सी होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, यहीं तक इस वीडियो को करते हैं। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप कि आपको इस ऐसे और पार्ट्स चाहिए, आपको इस तरीके इस अप्रोच से हेल्प मिल रही है कि नहीं। तो डेली आई विल अपलोड दिस सी सेट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वीडियो सो दैट आपका मैं 25 मई तक वेल एंड गुड ग्रास्प करवा दूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, ताकि आप पे कैच ले पाओ, ठीक है। 66.66 पर चाहिए होते हैं आउट ऑफ 200 टू जस्ट क्वालिफाई। दिस एग्जाम इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। सो आपको 66, आपको एक सेफ साइड पे रहना है, 70 to 80 मार्क्स लाने हैं, आपको आइंस्टाइन नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है, सी सेट का पूरा पेपर सॉल्व करके। सो रीडिंग कम्प्रीहेंशन कैन हेल्प यू पास दैट 66.66% का मार्क, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अप्रोच आपको कैसा लगा, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello everyone, welcome to the channel. So this is going to be the second part of our UPSC CSAT series in which we are completing the reading comprehension and I am telling you the most practical way to solve the questions. So if you haven't watched the first part yet, you can click on the card that is shown below on the right side of the video, or you can also visit the description of this video in which I have explained that how with practical approach we can best solve these reading comprehension questions. So just watch this video for 5 minutes. You will get to know the most logical way to solve the question, which is not a trick but the practical way to solve these questions in the examination. Now I have told you the process through which we are going to solve this question. First of all, we are going to read the options that are given here and then we will study the passage. Options पढ़ने से ये होता है कि we get an idea of what to search and what not to search in the passage. Okay. Now this question is based on which of the following statement best implies the most rational assumption that can be made from the passage. Now the second point that I have mentioned you, after we see the options, we have to search for the extreme words. Generally in 95% of the cases the extreme options are never the answers. Okay. Now let us see the first option here. We are likely to spend more money on cure than prevention. Yes, this can be an answer because we have to see the passage, because nothing given here is extreme. Now it is the job of the government to solve our environmental and public health problems. Health can be protected even if environmental problems go on unattended. Next is loss of traditional lifestyle and the influence of Western values lead to some unhealthy ways of living. Now, when we see this option A, this option is based on prevention techniques. The second one puts all of the pressure on the government to solve the environmental and public health problems. Now there is a certain way to think. Now this statement can never be an answer because all of the burden is being put on the single body, that is government, and citizens are not at all concentrated here.
ये ऑप्शन हमें कह रहा है कि सारा का सारा प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट पे है टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस एज एन आंसर। नेक्स्ट इज हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। अब बताओ क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अगर हम इग्नोर करेंगे तो हेल्थ प्रोटेक्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। दीज बोथ आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, वी हैव टू स्ट्रेट अवे एलिमिनेट द नेगेटिव स्टेटमेंट, सो बी एंड सी का भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज loss of traditional lifestyle and influence of western values lead to some unhealthy ways of living. Now we have to search in the question now just कि ये क्या ये चैप्टर प्रिवेंशन पे है, क्या ये पैसेज प्रिवेंशन पे है, और देयर इज समथिंग मेंशन्ड अबाउट द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। लेट अस सी द पैसेज नाउ। Environmental problems causes health problems. Substantial changes in the lifestyle. Substantial changes in the lifestyle can reduce the environmental or health problems, but this ideas appears almost impossible to adopt. With environmental problems, individual effort can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to an inertia. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death, literally. And yet, barring a few, there seems to be some collective lethargy towards making their choices. अब आप मुझे इस क्वेश्चन में ये बताओ कि यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की बात कहाँ पे हो रही है? मुझे तो नहीं नज़र आया कि यहाँ पे कहीं पे ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की बात हो रही है। ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, वेस्टर्न वैल्यूज, ये तो पैसेज में मेंशन ही नहीं है, ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। चैप्टर इज मोर बेस्ड ऑन प्रिवेंशन, सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल वे। मैं आपको कोई ट्रिक याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ आपको स्टेप वन हमारा क्या है। स्टेप वन है वी हैव टू सी दी ऑप्शंस। नाउ व्हाट इज स्टेप टू? स्टेप टू is to eliminate the negative statements or the extreme statements. Okay, 50% of the job is done here. Okay na, let's now move to the next question. ये इस question में we have to see what is the crux of the passage, but before studying the chapter, studying the passage, reading the passage, let us see the options. The scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation. हो सकता है, अगर universal basic income की ये बात कर रहा होगा ये passage, तो बिल्कुल हो सकता है। We must place food based nutrition at the center of our policy debate. ये भी हो सकता है। Nutritional status of food should be improved by creating appropriate genetically modified crop. We have to see कि क्या genetically modified GM crops के बारे में ये पैसेज कुछ बोल रहा है क्या? Next is using modern food processing technologies. We must fortify food items with required nutrient elements. Now, no statement in this passage is negative. Negative statement तो एक भी नहीं है, but we have to derive कि ये crux क्या है इसका। तो this first option is talking about a basic income. ठीक है, this is talking about let me write this, क्योंकि ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ तो ज़्यादा इजी होगा समझने को ये। just a second. Yes, now this is asking about income, and the next thing it is asking about is poverty elevation. Next is food based nutrition. So this passage is based on nutrition, food based nutrition. The third is nutritional status of food should be improved by creating GM crops. This third option is about the GM crops. Next is using modern food processing technologies. This is about the food processing. सो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, अब हम पैसेज को पढ़ेंगे एंड लेट अस सी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा हम एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं एंड क्या हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ रीड द पैसेज। Many people are not eating the right food. For some, it is simply a decision to stick with food that they enjoy but which is not too healthy. This is leading to an increase in non-communicable diseases. Now यहाँ पे एक disease की बात आ गई। This line is telling about the diseases. Next is this in turn is leads to a major burden on our healthcare system that have potential to derail the economic progress, which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access to nutritious food or lack of affordability, leading to monotonous diets that do not provide the daily nutrients to them to develop fully.
Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to the nutritional needs. Somewhere along that long road from the farm to the fork, there are serious detours taking place. Now, अगर इस स्टेटमेंट को मैं देखूं तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो रही है हमें कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी. पॉवर्टी की तो कहीं बात नहीं हुई. वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा है वी मस्ट पेस फूड न्यूट्रिशन. चलो इसको देखते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं हो सकता. जीएम क्रॉप्स की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे. नेक्स्ट इज यूजिंग फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कहाँ मेंशन है? कहीं मेंशन नहीं है. ये चैप्टर क्या इस ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस इज फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन. तो ऑटोमेटिकली हमारा ये आंसर आ गया. देखो, ऑप्शन से हम ना ऑप्शंस का भी क्रक्स निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाईलाइटेड है. फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक हाईलाइट कर दिया हमने, एंड पॉवर्टी एलिवेशन को हाईलाइट कर दिया. यहाँ पे हमने फूड बेस्ड न्यूट्रिशन को हाईलाइट कर दिया. यहाँ पे हमने जीएम क्रॉप्स को हाईलाइट कर दिया, एंड यहाँ पे हमने फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को हाईलाइट कर दिया. तो ऐसे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, क्रक्स आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ दिस इज अबाउट रैशनल इम्प्लीकेशन. चलो इसको भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हमें ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड. यस, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. भाई हो सकता है. Knee jerk reaction cannot solve the problems of the pollution, but an evidence based approach will be more effective. ये भी हो सकता है क्योंकि एक्सट्रीम तो स्टेटमेंट है नहीं. A heavy penalty should be enforced on those driving without periodic pollution test. In absence of laws to deal with the problem of pollution, the administration tends to make arbitrary decisions. अब यहाँ पे तो हमें कोई नेगेटिव मिल नहीं रहा, तो लेट अस एक्सट्रैक्ट कि क्या इन क्वेश्चंस में क्या दिया है. Now, this is about curbing pollution. हमारा ऑप्शन ए इज अबाउट द curbing pollution. सेकेंड है knee jerk reaction cannot solve the problem of pollution, but an evidence based approach will be more effective. Now, this is based on reaction based problem solving approach. This is heavy penalty. This focuses on penalty. एंड जो हमारा लास्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज बेस्ड ऑन लॉज एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ लेट अस सी द पैसेज. एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सारे हमारे ऑप्शंस हैं. दीज आर डिफरेंट. Now, to tackle the problem of pollution in the cities, policies makers think that drastic action like temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing school, factories, construction activities, and banning the use of certain type of vehicles are the way forward. Even then, the air is not clean. Vehicles more than 15 years old comprise 1% of the total, and taking them off the road will not make any difference. Banning certain fuels and car types is arbitrarily not proper. Diesel engine produces more PM 2.5 and less CO2 than petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more nitrous oxide than petrol engine. No one has measured the amount of nitrous oxide and nitrogen dioxide and CNG engines are emitting. Arbitrary bans on the vehicles that have passed mandated fitness tests and the periodic pollution tests are unfair. What is the need is the scientific and reliable information about the source of pollutants on continuing a basis and the technologies that will work to reduce the pollution from them. Now, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले क्या आर्बिट्री कर्व्स की बात हो रही है? कर्बिंग पॉल्यूशन की बात हो रही है? पॉल्यूशन कर्व की तो कहीं बात ही नहीं हुई है. नेक्स्ट है पेनल्टी. क्या कहीं पेनल्टी की बात हुई है इस क्वेश्चन में? कहीं पे भी पेनल्टी की बात नहीं हुई है. नेक्स्ट इज, क्या इस क्वेश्चन में कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है या एब्सेंस ऑफ लॉस की बात की गई है? बिल्कुल भी नहीं की गई है. करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से क्या आ गया कि एक करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा? नी जर्क रिएक्शन दीज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच. इट इज द मोस्ट ब्रॉड सेंटेंस विच कैन बी टेकन फ्रॉम द चैप्टर, कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज. सो बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है.
चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना, लॉजिकल इन्फ्रेंस पे क्वेश्चन है। लेट अस नाउ सी दी ऑप्शंस हियर फर्स्ट। नाउ पहला ऑप्शन क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर द एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। पहला ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी, दिस इज अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड credibility. Next, international capital market ensures that the firms maintain good corporate governance. This is about the international capital markets. Next देखते हैं, good corporate governance paves the ways for the robust supply chain. Now this is also about corporate governance, corporate governance and supply chains. अब हम देखते हैं कि हमारे पैसेज में क्या बोला गया है। Now, good corporate governance structure encourages companies to provide accountability and control. A fundamental reason why corporate governance has moved onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in the international capital market. The effective corporate governance enhances to external financing by the firms, leading to greater investment, higher growth and employment. Investors look to place their funds where the standard of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment of all stakeholders are met. Now, what does this क्वेश्चन टॉक्स अबाउट? क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये तो चैप्टर, ये तो हमारा पैसेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे है, ये तो हमारा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, क्या ये चैप्टर, क्या ये पैसेज इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट पे है? बिल्कुल भी नहीं, दिस इज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो देखो यहाँ पे दो आइडेंटिकल ऑप्शन है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑप्शन बी एंड देन इज ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इट इज रिलेटेड टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। यहाँ पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिलेटेड टू दी रोबस्ट सप्लाई चेन। नाउ व्हेन यू विल फोकस ऑन दिस पैसेज, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हमें कॉमन मिल गया, बट यहाँ पे दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट क्रेडिबिलिटी नॉट ऑफ द सप्लाई चेन्स। यहाँ पे कहाँ पे सप्लाई चेन्स की बात हुई है, बट क्रेडिबिलिटी की बात हुई है। कहाँ हुई है, ये पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स आर मेट। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ensures credibility। ओके, सो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। दैट इज वाई डी हम स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर देंगे, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्रेंस पे है ये चैप्टर, लेट अस सी। ऑप्शंस देखते हैं पहले। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड्स टू बी वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स। अब बताओ, ये स्टेटमेंट हमारा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कभी भी आंसर नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट कर दो क्योंकि कैन नॉट आ गया। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं, तो द चैप्टर यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ पे एलिफेंट को लिंक किया है बायोडाइवर्सिटी के साथ। सेकेंड में कीस्टोन स्पीसीज लिंक बायोडाइवर्सिटी के साथ ही किया है, बट बी स्टेटमेंट जो है दैट इज ब्रॉडर देन ए स्टेटमेंट। एंड अगर लास्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये हमें रीजनरेशन इज लिंक टू एलिफेंट, ये देखना पड़ेगा इस पैसेज में कि लिंक किया है या नहीं। ठीक है, लेट्स नाउ रीड द पैसेज वंस। Elephants are the landscape architects, creating clearings in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others, which in turn provides sustenance to other herbivorous animals. अब ये पैसेज सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स पे बेस्ड नहीं है, एलिफेंट्स से इसको लिंक कर दिया अदर हर्बीवोरस एनिमल्स, मतलब कि एलिफेंट्स के होने से इट इज लिंक टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स एज वेल। Elephant eat plant, fruit and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. Elephant dung provides nourishment to the plants and animals and act as breeding ground for insect. मतलब क्या कि एलिफेंट यहाँ पे लिंक की जा रही है बायोडाइवर्सिटी से, ये तो बात क्लियर हो गई है। नो,
in the time of drought they access water by digging holes which benefit the other wildlife. Now ultimately यहाँ पे क्या है, the elephants is risk to biodiversity. यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर मार्क करूंगा तो इस आंसर में मैं सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ए या बी में से आंसर होगा, डी भी नहीं होगा, बिकॉज एलिफेंट हेयर इज लिंक टू बायोडाइवर्सिटी एंड यहाँ पे भी एलिफेंट इज लिंक टू बायोडाइवर्सिटी। बट इन स्टेटमेंट डी यहाँ पे रीजनरेशन की बात की गई है विच इज ट्रू बट द पैसेज इज नॉट रीजन और बेस्ड ऑन रीजनरेशन। ओके, नाउ आई यहाँ पे मैंने जैसे ही आप पैसेज पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा कि दिस पैसेज का जो ऑप्शन बी है ना, दिस इज वेरी मच ब्रॉड एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरियाज ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इट इज़ अ कीस्टोन स्पेसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम दैट इज सस्टेनिंग। तो यहाँ पे हमने अदर हर्बीवोरस एनिमल्स देख लिया, इंसेक्ट्स को देख लिया, इट मीन्स यहाँ पे बी स्टेटमेंट हमारा ब्रॉडर है। ए स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे ना तो इट इज लिंक टू बायोडाइवर्सिटी ओनली, बट बी स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो इट इज फोकस्ड ऑन कीस्टोन स्पेसिस की तो बात की ही है एंड बायोडाइवर्सिटी की भी बात की है। तो द बी स्टेटमेंट मैंने पहले लिख दिया इज मच ब्रॉडर देन द ए स्टेटमेंट। सो हमारा यहाँ पे बी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर एंड ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना एंड डेली मैं ये सी सेट के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास अपलोड करूँगा एंड आप साथ में इसको कर सकते हो फॉर एक्यूरेट रिवीजन। आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आपको पता चल जाएंगी कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन से बताना, कमेंट सेक्शन में, ताकि 25 मई को जो आपका एग्ज़ाम है उसके पहले सफिशिएंट प्रैक्टिस हम कर लेंगे ताकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में एक एज आपको मिल पाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी या आपको नेक्स्ट पार्ट्स भी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड अगर जो पीडीएफ चाहिए आपको, ये सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की पीडीएफ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर स्टडिंग, कीप वॉचिंग।